हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के जियोग्राफी के चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे पृथ्वी की किस प्रकार से उत्पत्ति, उसका विकास हुआ है और कौन कौन से सिद्धांत है जो बताते हैं कि जो तारे हैं वो कैसे बनते हैं, आकाश में जो ग्रह पाए जाते हैं किस प्रकार से निहारिका आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम है वो सिद्धांतों के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको एक कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें आकर्षित किया और आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने हैं और क्या कोई आकाश में अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। तो यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो बचपन से हम नर्सरी कक्षा में जो पढ़ते सुनते आ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो कविता है, और साथ में तारे और तारों भरी जो रात है, इसको देखते हैं जो हमें आकर्षित करती है। तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से तारों का निर्माण होता है, कैसे आकाश में है जो इतने सारे तारे पाए जाते हैं, ग्रह पाए जाते हैं, ये कैसे बनते हैं। तो इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे छोटे जो तारे हैं कैसे बने, और साथ ही क्या देखेंगे कि पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। इसे इस कहानी के रूप में इसे पढ़ेंगे। तो आरंभिक जो सिद्धांत है इसमें यानी कि इसमें दो सिद्धांत बताए गए, यानी दो आधार पर इसे बांटा गया है सिद्धांतों को। पहले तो आरंभिक सिद्धांत यानी पहले जो सिद्धांत दिए गए थे वो किस में आएंगे, आरंभिक सिद्धांत में। और सेकंड में आधुनिक सिद्धांत जो अभी चल रहे हैं, जिन सिद्धांत के आधार पर हम ग्रहों का निर्माण मानते हैं, तो वो किस में आते हैं, आधुनिक सिद्धांत में। तो पहले पढ़ेंगे हम आरंभिक सिद्धांत में। तो पहला आता है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। यानी कि ये जो वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, ये हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं बताते हैं। यानी कि ये कल्पना करते हैं इस प्रकार से पृथ्वी बनी होगी। ये कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये कल्पनाएं हैं, इसके आधार पर ये बताते हैं। इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। यानी इनमें एक पहले दार्शनिक आते हैं, जर्मनी दार्शनिक होते हैं, वो उनका क्या नाम है, इमैनुएल कांट। और 1796 में गणितज्ञ लाप्लास ने इनका संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये जो निहारिका परिकल्पना है, ये यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो दी गई है, यानी ये सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, ये इमैनुएल कांट के द्वारा दिया गया है। और इस सिद्धांत में 1796 में गणितज्ञ लाप्लास आते हैं, वे क्या करते हैं, इसमें संशोधन करते हैं, कुछ परिवर्तन करते हैं। और इस परिकल्पना के अनुसार, यानी इस परिकल्पना के में क्या बताया गया है कि जो ग्रह है उनका निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। यानी कि जब इन ग्रहों का निर्माण हुआ तो वो बहुत धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल, यानी बादल है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है। कब हुआ है, जब सूर्य है वो किस अवस्था में था, युवा अवस्था में था। तो ये बात कहाँ पर बताई गई, निहारिका परिकल्पना में बताई गई। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और माल्टन आते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक गुजरा और इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य है वो तारे सूर्य की सतह के शिगार से आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये किसने बताया, ये बताया था चैम्बरलेन और मोल्टन ने। कब, 1900 में बताया था। उन्होंने क्या बताया कि ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की इसमें देखें तो किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये क्या बताते हैं कि मान लो जैसे ये सूर्य है, ये क्या है अपना सूर्य है, तो सूर्य क्या है, एक तारा ही है। और उस समय की बात है जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उस समय इनके नज़दीक से एक तारा गुजरता है, इनके नज़दीक से एक तारा गुजरता है। तो इस तारे में गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, सूर्य का कुछ पार्ट है वो इससे अलग हो जाता है, किसका, सूर्य का, इससे अलग हो जाता है। उसके बाद यह अपनी मूवमेंट जारी रखता है और ये तारा क्या है, आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये तारा आगे चला जाता है। तो इस सूर्य से जो अलग पार्ट हुआ
अलग जो इसका हिस्सा हुआ वो क्या करने लगता है, सूर्य के चारों ओर घूमने लगता है, और चारों ओर घूमता घूमता हुआ वह क्या होता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और उससे क्या बनते हैं, ये ग्रह बनते हैं। तो इस प्रकार की परिकल्पना बताई गई है, किस प्रकार से बने हैं, ये सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, यानी कि उस समय कोई था नहीं जो ऐसे रियलिटी में हमें बता सके कि इस प्रकार से होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, केवल परिकल्पना कर रहे हैं। उसके बाद देखें तो पहले सर जेम्स जिन्स और बाद में सर होराल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यानी जो ये हमें बताया गया है, ये किसने बताया, ये बताया था ये जो वैज्ञानिक हैं दो, मोल्टन और चैम्बरलेन, इन्होंने बताया। तो इन्होंने जो ये परिकल्पना बताई है इसका समर्थन किसने किया, जेम्स जिन्स और हेराल्ड जेफरी ने इसका समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक के नाम से जाना जाता है। द्वैतारक का मतलब दो तारे, यानी कि इसमें क्या बताएगा, सूर्य एक तारा है और पास से एक दूसरा तारा गुजरा, तो इसे द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना गया। और 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिम्ड व जर्मनी के कोल वाइजर ने न्यायिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उसके बाद इसमें संशोधन करते हैं, कौन करते हैं, 1950 में रूस के होते हैं ओटो शिम्ड और जर्मनी के होते हैं कार्ल वाइजर। ये क्या करते हैं, न्यायिका जो परिकल्पना दी गई थी उसमें कुछ संशोधन करते हैं। न्यायिका परिकल्पना किसने दी थी, न्यायिका परिकल्पना इमैनुअल ने, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये संशोधन करते हैं, धीरे धीरे संशोधन करते चले जाते हैं, और जिसमें विवरण है वो भिन्न था, यानी कुछ अलग बताते हैं। इसमें ये कौन है, ये जो दो वैज्ञानिक आते हैं जिन्स और हेराल्ड जेफरी आते हैं। जेम्स जिन्स और सर हेराल्ड जेफरी है, इनका क्या समर्थन था, इन्होंने समर्थन दिया कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि सूर्य है उसके पास से तारा गुजरा, तो ये जो प्रक्रिया परिकल्पना है इसका इन्होंने समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय के तर्क के सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात को किस रूप में माना गया, द्वैतारक सिद्धांत के रूप में माना गया। उसके बाद 1950 में आते हैं रूस के ओटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल वाइजर आते हैं। ये न्यायिका परिकल्पना है, उसमें कुछ संशोधन करते हैं और जिसका ये विवरण कुछ अलग तरीके से देते हैं, ठीक है। ये इसमें संशोधन करते हैं। उनके विचार से सूर्य है वो एक सौर न्यायिका से घिरा हुआ है। ये इसमें संशोधन किस प्रकार से करते हैं, ये बताते हैं कि जो सूर्य है ये एक सौर न्यायिका से घिरा हुआ है। उसमें बताया गया था पास से एक तारा गुजरता है। इसमें क्या बताएगा कि सूर्य है वो एक सौर न्यायिका, एक आकाश गंगा से स्वयं घिरा हुआ है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम धूलकणों की बनी थी। कौन, जो न्यायिका है वो किससे बनी थी, हाइड्रोजन हीलियम और धूलकणों से बनी हुई थी। और इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण होता है और अभिवर्धी प्रक्रम द्वारा एक ग्रहों का निर्माण हुआ और इसी के द्वारा क्या हो जाता है, इन ग्रहों का निर्माण हो जाता है। इन्होंने कुछ अलग तरीके से इसे बताया। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की नहीं वरना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं को समझाने का प्रयास किया है। ये तो हमने पढ़ा कि जो प्राचीन काल में है वो सिद्धांत दिए गए थे, उसके आधार पर देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद देखते हैं आधुनिक सिद्धांत कौन से है। तो इसमें देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत में सबसे जो मुख्य सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है वो कौन सा है, बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का मतलब क्या होता है, बिग का मतलब होता है बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा, और बैंग का मतलब होता है विस्फोट है होना, यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसे सिद्धांत को नाम दिया गया बिग बैंग सिद्धांत। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ उसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। और 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1920 में एडविन हब्बल आते हैं और वे क्या बताते हैं कि ब्रह्मांड है वो अभी भी विस्तार हो रहा है, यानी ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है। उस समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है आकाशगंगा क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लेते हैं, यानी उन्होंने प्रयोग के आधार पर बताया किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि एक गुब्बारा लेंगे और गुब्बारा क्या करेंगे, उसमें जो गुब्बारा है उसमें क्या करेंगे, हम छोटे छोटे निशान कर देते हैं। ये क्या माना गया, उन्होंने गैलेक्सी यानी आकाश गंगाएं माना, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे निशान कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फुलाते हैं। तो ये इसके बाद फुलाने के बाद आकृति क्या बन जाती है कि ये है वो
गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें जो गैलेक्सी बनाई गई है, छोटे छोटे निशान बनाए गए, वे वो दूरी दूरी पर जगह घेर लेते हैं और इनके बीच की दूरी है, गैप है, वो भी क्या हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से आकाश गंगाएं या ब्रह्मांड है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसमें गैलेक्सी है, इनमें दूरी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में माना, जैसे गुब्बारों पर लगे निशान गुब्बारे फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे और इसी प्रकार आकाश गंगों के बीच की दूरी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, यानी कि इनके बीच जो दूरी है वो भी बढ़ रही है और आकाश गंगाएं भी बढ़ रही है, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं होता है, यानी ये माना गया। और वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि वर्तमान में भी आकाश गंगाएं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। अतः गुब्बारों का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य है। इसमें ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में होता है। तो यहाँ पर कुछ अवस्थाएं दी गई जिसके आधार पर बताया गया ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये बिग बैंग है, उसको एकांकी परमाणु माना गया है, जिसमें देखो यहाँ पे धीरे धीरे है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दूरी बढ़ रही है, उसके बाद इसमें ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है और इसमें बहुत दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें अवस्थाएँ देखते हैं, तो आरंभिक अवस्थाएँ देखें तो सभी पदार्थ है जिनसे ब्रह्मांड बना है वो अति छोटे गोलक या एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान घनत्व अनंत था। यानी क्या माना गया कि प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में ब्रह्मांड है, इसमें एक छोटा परमाणु था, एक छोटे गोलक के रूप में परमाणु था, एक ही स्थान पर था। इसमें आरंभ में क्या बताया गया कि ब्रह्मांड है जिससे बना है, तो उसमें पहले बताया गया एक छोटे गोलक के रूप में क्या था, एक परमाणु था और जिसका आयतन क्या था, अत्यंत सूक्ष्म था, यानी देखने में बहुत ही छोटा था और तापमान घनत्व देखे तो बहुत ज़्यादा था, यानी हम उसको माप नहीं सकते इस प्रकार से। और सेकंड में देखें तो बिग बैंग की प्रक्रिया होती है, यानी जो छोटा गोलक है उसमें विषण क्या होता है, विस्फोट होता है। इस प्रकार की विस्फोटक क्या होता है, प्रक्रिया के बृहत्तर विस्तार होता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि जो बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। क्या मानते हैं कि जो बिग बैंग की घटना हुई यानी ये विस्फोट होता है वो 13.7 अरब वर्ष पहले होता है और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, यानी आज भी इसमें विस्तार हो रहा है। और विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा है वो पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, यानी ब्रह्मांड है इसमें जो बिग बैंग सिद्धांत के आधार बताया गया, जो विस्फोट होता है उसमें क्या हो गया, विस्फोट होने के बाद क्या होता है, इसमें पदार्थ है वो पदार्थ अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 13.7 अरब वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ उसके कारण क्या हुआ, इसके विस्तार के कारण इसमें जो ऊर्जा थी वो किसमें रूप में परिवर्तित हो गई, पदार्थ के रूप में। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत इसमें वृहत यानी बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है और इसके विस्तार की गति धीमी उसके बाद धीमी पड़ जाती है और बिग बैंग होने की आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हो जाता है। यानी पहली अवस्था में बताया गया कि एक छोटा एक परमाणु था, उसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, तापमान घनत्व बहुत ज़्यादा था। उसके बाद क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है और इसमें जो ऊर्जा थी उससे क्या बनता है, एक पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि परमाणु का निर्माण हो जाता है। और तीसरी अवस्था में देखें तो बिग बैंग है उससे 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर जाता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, परमाणु पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया कि आकाश जो गंगा है उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद होयल नाम के वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकलमना के रूप में दिया, जिसे नहीं माना गया क्योंकि ये क्या मान रहे थे कि वर्तमान में जो ब्रह्मांड है वो वैसा ही ब्रह्मांड है वो पहले था, यानी कि इसमें विस्तार नहीं हुआ है। तो इसके पक्ष में कोई भी वैज्ञानिक नहीं होते हैं, वो बिग बैंग के सिद्धांत को मानते हैं।